जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है एसएससी जीडी के लिए और स्पेशल आज का यह क्लास स्पेशल 23 फरवरी के लिए होने वाला है। आज के इस वीडियो में आपको ऐसे प्रश्न बताने वाले, ऐसे सिलेक्टेड प्रश्न बताने वाले हैं जो कि सीधे इस बार के आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। अगर एक सीट आपको पक्की करनी, इस बार वर्दी लेना है तो आज का यह क्लास स्पेशल आपके लिए ही है, क्योंकि आज का यह क्लास सीधे 23 फरवरी के एग्जाम में जाकर टकराएगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। काफी इंपोर्टेंट सवाल है, एसएससी जीडी में यह प्रश्न हूबहू देखने को मिल सकता है। तो याद कर लीजिएगा, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। मैं कहूं आपके एग्जाम में एसएससी जीडी में संविधान से 5-6 प्रश्न पूछा जाता है, तो यह बात बिल्कुल सही है। आपके एग्जाम में संविधान से 5-6 प्रश्न पूछा जाता है। कितना प्रश्न पूछा जाता है? 5-6 प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, आने वाले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिएगा। सबसे पहले पूछेगा भारत के जो संविधान है उसमें टोटल कितना अनुच्छेद है, कुल कितना अनुच्छेद है। आपका यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है 395 अनुच्छेद है। संविधान में टोटल कितना अनुच्छेद है? 12 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद है। और अनुसूची पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 12 अनुसूची है। ये दो ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। और भी यहाँ पर सबसे ज्यादा जो सवाल पूछता है वो अनुच्छेद से पूछता है। मैं पहले से शुरुआत कर दूं आपके एग्जाम में। सबसे पहले भारत का जो संविधान है उसका शुरुआत कब हुआ था, उसका बनने का शुरुआत कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारत का संविधान बनना शुरू हुआ था। आपके एग्जाम में पूछेगा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था, मतलब संविधान बनाने के लिए पहला मीटिंग कब किया गया था। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को पूछेगा कहाँ किया गया था, तो नई दिल्ली में। याद रखिएगा संविधान सभा की पहली बैठक कब और कहाँ हुई थी, तो कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपकी एसएससी जीडी एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। एकदम रब्बा रब्बा इस बार काटना। एक सीट अगर आपको पक्की करनी है तो यह वीडियो को पूरा देखिए। मैं वादा करता हूं कि आधा से ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। तो ये 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को आपका संविधान सभा की पहली बैठक हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। इसमें 2 अध्यक्ष बनाए गए थे। ये 2 ऐसे अध्यक्ष हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला एक आपका होता है अस्थायी अध्यक्ष। एक पहला आपका क्या होता है? अस्थायी अध्यक्ष। दूसरा आपका क्या होता है? अस्थायी अध्यक्ष। इससे संबंधित आपके एग्जाम में 2 सवाल बनता है और आने का संभावना है, तो देख लेंगे। भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष किससे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। अस्थायी अध्यक्ष किसको कहा जाता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। मैं आपको बार बार कह रहा हूं संविधान से आपके एग्जाम में 4-5 प्रश्न देखने को मिलेगा। अब बात कर ले राष्ट्रपति की, कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति आपके एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के आपके प्रथम राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाएंगे। उसी प्रकार से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। याद रखिएगा काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। सदन के मतलब संसद के कितने सदन होते हैं? संसद के कितने सदन होते हैं आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो 2 सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। पहला है आपका लोकसभा और दूसरा क्या होता है? राज्यसभा होता है। क्लियर है? आगे आइए, आगे इससे इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला यह वाला क्वेश्चन आपकी एग्जाम में वर्दी दिलाकर रहेगा। देख सकते हैं कितना टॉप लेवल का प्रश्न और सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। तो हम लोग क्लियर करते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? ऐसा कौन सा भाग है संविधान का जिसे संविधान का आत्मा कहा जाता है? तो भाग पूछा है ना, ये क्वेश्चन यही पूछता है कि किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहते हैं। किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहते हैं? अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को हम लोग क्या कहते हैं? संविधान का आत्मा कहते हैं। अनुच्छेद 32 को क्या कहते हैं? याद कीजिएगा, अनुच्छेद 32 को क्या कहते हैं? संविधान का आत्मा कहते हैं। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कौन सा भाग को हम लोग संविधान का आत्मा कहते हैं। याद रखिएगा काफी इंपोर्टेंट सवाल आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। तो प्रस्तावना या मौलिक अधिकार या नीति निर्देश तत्व किसको हम लोग कहते हैं बताइए? तो प्रस्तावना को हम लोग संविधान का क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। मेन हमारा वही ना है, प्रस्तावना ही हमारा सारा चीज है। तो संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है, भारतीय संविधान
भारतीय संविधान में कुल कितना अनुसूचियां हैं? काफी इंपॉर्टेंट है, आपको हम ऊपर भी बता दिए। भारतीय संविधान में टोटल कितना अनुसूची है बताइएगा। भारतीय संविधान में टोटल कितना अनुसूची है? तो आपका 12 अनुसूची हो जाएगा। कितना अनुसूची हो जाएगा? 12 अनुसूची हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अभी हम आपको ऊपर क्लियर किए हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है अनुसूची आपका कितना है? 12। अनुच्छेद कितना है? 395। अभी आपको हम दिखा दिए क्वेश्चन पूछा जाता है ना एसएससी जीडी के एग्जाम में, सेम ऐसा ही क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। 3 नंबर तो सवाल कहिए ही नहीं, काफी इंपोर्टेंट है। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता? मतलब है ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है जिसको आपातकाल जब लगेगा तब भी उसको हटाया नहीं जा सकता, उसको निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 21 को चाहे आपातकाल लग जाए चाहे जो भी हो जाए, इसको नहीं हटाया जा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 19 के तहत आप अपने पसंदीदा औरत से शादी कर सकते हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आप उससे शादी कर सकते हैं अनुच्छेद 19 के तहत, याद है। चलिए अगला नंबर क्यों चलाते हैं और अनुच्छेद से और भी प्रश्न देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में बनता है। अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 370 का संबंध किससे? जम्मू कश्मीर से। किससे है? जम्मू कश्मीर से ही, याद रखिएगा। मैं वादा करता हूं आज का क्लास आपके लिए वरदान साबित होगा। अगला नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लग चुका है? याद रखिएगा, भारत में जो आपातकाल ये लग चुका है, यह आपका कितना बार लग चुका है? 3 बार लग चुका है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है? 3 बार लग चुका है। कितनी बार? 3 बार आपातकाल का घोषणा भारत में हो चुका है। सारे प्रश्न को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अगर आपके एग्जाम में पूछे कब कब लगा था, तो यहाँ पर डेट भी हम लोग देख लेंगे। पहला लगा था 1962 ईस्वी में। पहला कब लगा था? 1962 ईस्वी में, जब भारत और चाइना का युद्ध हो रहा था। जब भारत और चाइना का युद्ध हो रहा था। दूसरा आपका लगा था 1971 ईस्वी में, जब भारत और पाक का युद्ध हो रहा था, हमारा बेटा पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, ठीक है। तीसरा नंबर सवाल है 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में पूरा देश में शांति फैल गया था, इसी कारण 3 आपातकाल आपका देश में लग चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला आपातकाल कब लगा था? 1962 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में। क्यों क्यों लगा था? तो यहाँ पर सारा जानकारी आपका दिया हो। 1962 जो लगा था भारत चीन का युद्ध के दौरान लगा था। 1971 वाला भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान। और 1975 में पूरा देश में भूखमरी ये सब बढ़ गया था, ठीक है ना। इसलिए 1975 ईस्वी में आपातकाल का घोषणा किया गया। और आपातकाल का घोषणा कौन कर सकता है, ये आपके एग्जाम में पूछता है। मतलब आपातकाल कौन लगा सकता है? जैसे में आपातकाल लगाना है, आपातकाल मतलब पूरा देश बंद हो जाएगा। आपातकाल कौन लगाता है? तो ये आपका राष्ट्रपति लगाता है। कौन लगाता है? राष्ट्रपति लगाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपातकाल कौन लगाता है? राष्ट्रपति लगाता है। ये आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। और कितनी बार लग चुका है? तो 3 बार लग चुका है। और किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत आपका राष्ट्रपति आपातकाल घोषणा करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल पर आपको एग्जाम तक 23 फरवरी तक डेली आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह चैनल आपके बड़े भैया की तरह आपके पीछे खड़ा रहकर आपका तैयारी एकदम मजबूत करवाएगा। डेली रिवीजन करवाएंगे हम लोग, एग्जाम तक डेली रिवीजन करवाएंगे, ठीक है। अगर आप घर पर तैयारी करते हैं और हमसे रिवीजन करते हैं, घर पर तैयारी और हमसे रिवीजन करते हैं, यकीनन माने आप हमसे नहीं, आप कहीं पर भी रिवीजन कीजिए और घर पर अगर तैयारी करते हैं तो रिजल्ट आपका ही होगा। रिजल्ट आपका ही होगा। इस बार का वर्दी आपके सिर पर चढ़ेगा, आपके देह पर चढ़ेगा, ठीक है ना। तो मेहनत करना है, इस बार वर्दी हमको लेना है, ठीक है। आगे चलिए, 6 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। जीवन की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत किसने दिया था? जीवन की उत्पत्ति से सिद्धांत किसने दिया था? काफी इंपोर्टेंट सवाल है। जीवन की उत्पत्ति से सिद्धांत किसने दिया था? याद रखिएगा, ये दिया था ओप्रिन ने। किसने दिया था? ओप्रिन ने दिया था। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जीवन की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत किसने दिया था? ओप्रिन ने दिया था। किसने दिया था? ओप्रिन ने दिया था। इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप यहाँ तक भी याद रखिएगा, काफी मतलब काफी इंपॉर्टेंट है। एक ये जीवन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ओप्रिन ने दिया था। बात खत्म है, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। मेंडल ने छोटे बौने पौधों का उपयोग किया था, कभी कभी पूछ लेता है। टी लिख के पूछेगा कि इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो मेंडल ने किया था, ठीक है। आगे आ जाइए,
7 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये आपका मानव शरीर से जो कि एसएससी जीडी में पूछा जाता है। आप लोग सबसे पहले इसका जवाब दीजिएगा। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन है? देखिए, इसमें हम लोग जीके के 20 क्वेश्चन करवाएंगे। इसमें मतलब कोशिश कीजिए कि आपका 10-12 स्कोर हो जाए। 10-12 सही कर देते तो बिल्कुल अच्छी तैयारी आपकी चाहिए। मतलब एक मॉक टेस्ट के रूप में भी आपका हो जाएगा ना, एक टेस्ट के रूप में भी आपका हो जाएगा। तो सारा प्रश्न जो भी आए आप उसका जवाब देने का कोशिश कीजिए और 10-12 सही कीजिए। मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा आपने कितना प्रश्न को सही किया। मानव शरीर में सबसे छोटा हड्डी जो हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? स्टेपिज हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी कौन सा हो जाएगा? स्टेपिज हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी कौन सा हो जाएगा? स्टेपिज हो जाएगा। अगर इसको हिंदी में हम लोग समझे तो कान का हड्डी हो जाता है। क्या हो जाता है? कान का हड्डी। अगर यही पूछ दे मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी के जगह सबसे बड़ी हड्डी पूछ दे तो क्या हो जाएगा? फीमर हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा हड्डी कौन सा हो जाएगा? फीमर हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जांग का हड्डी बोलते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपकी एसएससी जीडी के एग्जाम में एकदम पकड़ बनाएगा और इस बार का रिजल्ट आपका ही होगा। अगला नंबर सवाल है 8 नंबर सवाल है जो कि आपका जीएस से पूछ दिया गया है। आपकी एसएससी जीडी में जीके जीएस मिलाकर टोटल 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। जीएस से बहुत कम पूछा जाता है, 1-2 आ जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं इस टाइप का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा विटामिन है जो पानी में घुलनशील है? इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। विटामिन जो सी है वह जल में जल्दी घुम जाता है। विटामिन डी कहां से प्राप्त होता है? आपके एग्जाम में पूछा जाए विटामिन डी कहां से प्राप्त होता है तो सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है। विटामिन डी कहां से प्राप्त होता है? सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है। विटामिन डी को हम लोग सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? सनशाइन विटामिन भी हम लोग कहते हैं। याद रखिएगा, विटामिन डी को हम लोग किस नाम से जानते हैं तो सनशाइन विटामिन के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा। अब आपके एग्जाम में कभी कभी पूछेगा विटामिन ए की कमी से क्या होता है तो रतौंधी होता है। ये सब क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि ये सब आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। क्योंकि जो एसएससी जीडी में सवाल बनता है वो ज्यादातर जीएस में मतलब साइंस में वो विटामिन से सबसे ज्यादा बनता है। जैसे हम पिछली बार पूछा गया था सनशाइन विटामिन किसको कहते हैं तो विटामिन डी को हम लोग सनशाइन विटामिन कहते हैं। और यह कहां से प्राप्त किया जाता है तो सूरज की रोशनी से प्राप्त किया जाता है। और ऐसा कौन सा विटामिन है जो जल में घुल जाता है? विटामिन सी है। याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है जो कि आपकी रबी फसल से पूछ ली गई है। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि जो आपका एग्जाम लिया जाता है वो रबी फसल जब बुआता है उसी समय में आपका एग्जाम लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन है 90 मतलब 100 में से ये 90% चांस बन रहा है कि यह आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, रबी फसल का बुआई किस ऋतु में किया जाता है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है। आप लोग बताइएगा रबी फसल का बुआई किस ऋतु में किया जाता है? शीत में किया जाता है, शरद में, वर्षा में, ग्रीष्म में, क्या में किया जाता है? तो शीत ऋतु में ना किया जाता है। शीत ऋतु मतलब ठंडा में किया जाता है। ग्रीष्म में नहीं होगा, वर्षा में नहीं होगा, शरद मतलब नहीं होगा। ये आपका शीत ऋतु में रबी फसल की बुआई की जाती है। याद हो गया, काफी इंपोर्टेंट है। रबी फसल ही ज्यादा पूछेगा आपका। रबी फसल एक खरीफ फसल होता है ना, खरीफ फसल नहीं पूछेगा क्योंकि वो इसका सीजन है। जब आपका एग्जाम होता है तब इसका ही सीजन चलते रहता है। तो ज्यादातर जो प्रश्न बनता है उससे रिलेटेड ही बनता है। क्या हो रहा है, क्या करंट अफेयर्स में अभी चेंजेस हुआ है, वो सब आपके एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, 10 नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। जैव विविधता शब्द का प्रथम सबसे पहले उपयोग किसने किया था? मैं आपको इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा जो कि सीधे आपकी एसएससी जीडी के एग्जाम में आएगा। तो आज का यह वीडियो स्पेशल उन वर्दी लवर के लिए होने वाला है जो चाहते हैं कि सच में हमको वर्दी मिले। तो आज का क्लास उनके लिए ही है। और चैनल को भाई साहब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अपना बड़ा भैया मानकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर डेली आपको हम क्लासेज यानी डेली आपको रिवीजन करवाएंगे जो कि सीधे आपकी एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया था वह किसने किया था? ई.ओ. विलियम्स ने किया था। किसने किया था? ई.ओ. विलियम्स ने किया था। इससे ज्यादा प्रश्न आपकी एग्जाम में नहीं पूछेगा तो आप इसका आंसर डायरेक्ट याद कीजिएगा। ई.ओ. विल्सन ने किया था। ठीक है, ई.ओ. विल्सन ने सबसे पहले जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। 11 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? मतलब सबसे लंबा नदी पुल कौन सा, मतलब नदी पर सबसे लंबा पुल कौन सा भारत का? पहले सभी को पता था महात्मा गांधी सेतु पुल था, लेकिन अब आपका नया बन चुका है। तो महात्मा गांधी सेतु पुल ना होके क्या
होना चाहिए? कोई बता सकता है बच्चा लोग क्या होना चाहिए? तो ये आपका होगा धौला सदिया पुल होगा। धौला सदिया पुल अभी आप लोग नहीं जान रहे हैं, लेकिन इसका दूसरा नाम क्या होता है, जो कि ज्यादातर आपके एग्जाम में देखिए गड़बड़ाने के लिए आपको ऐसे ही कर देगा, धौला सदिया पुल। ऐसे धौला सदिया पुल आपने कहीं नहीं देखा होगा, ना कहीं पढ़ा होगा। इसको हम लोग भूपेन हजारिका सेतु पुल के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? जो करंट अफेयर्स बच्चे पढ़ते हैं उनको पता होगा, भूपेन हजारिका सेतु पुल। भूपेन हजारिका सेतु पुल इसको कहते हैं, धौला सदिया पुल को भूपेन हजारिका सेतु पुल कहते हैं। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा हो जाएगा? भूपेन हजारिका सेतु पुल, या उसी का नाम है धौला सदिया पुल। याद रखिएगा, धौला सदिया पुल या भूपेन हजारिका भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। महात्मा गांधी का कह सकते हैं, तो बिहार का भले हो सकता है, लेकिन पूरा भारत में अब आपका भूपेन हजारिका सेतु पुल आता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 12 नंबर सवाल है जो कि आपकी एग्जाम में आ सकता है। रेड प्लेनेट किसे कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? आपके एससी जीडी के एग्जाम में सौर मंडल से भी काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग 1-2 प्रश्न आपके सौर मंडल से आ सकता है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, लाल ग्रह किसको कहा जाता है? तो हम लोग मार्स को लाल ग्रह कहते हैं, यानी मंगल को हम लोग क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। और इसी ग्रह को कभी कभी बोलता है आप लोग को कि गुलाबी ग्रह किसको कहते हैं। तो आप कहेंगे कि सर आपने तो गुलाबी ग्रह बताया नहीं था, तो कैसे दे दिया? तो गुलाबी ग्रह हम लोग किसको कहेंगे? देख लीजिएगा, गुलाबी ग्रह हम लोग मंगल को कहते हैं। अब आप लोग कहिएगा कि लाल ग्रह भी उसको कहेंगे, गुलाबी भी कहेंगे, ये कैसे हो सकता है? तो जो मंगल का जो सतह है, जो मंगल का जमीन है, जो सतह है, उस पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण उसका सतह अगर आप दूर से देखते हैं तो थोड़ा थोड़ा गुलाबी दिखता है। उसी कारण उसको क्या कहते हैं? गुलाबी ग्रह कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगला प्रश्न चलते हैं। सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है? सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? जुपिटर हो जाएगा, यानी कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और उसके बाद आता है सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन सा है? तो सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट यानी सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, बुध को मरकरी कहते हैं, याद रखिएगा। सांझ का तारा इवनिंग स्टार किसको कहते हैं? आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इवनिंग स्टार किसको कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आज का यह क्लास स्पेशल एसएससी जीडी वालों के लिए है, तो ठीक है, खूब गलदा गलदा करना है, घर पर भी तैयारी कीजिए, और जो हम रिवीजन करवाते हैं उससे कीजिए। इस बार का रिजल्ट आपका ही होगा। यहाँ से सारा क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, और भी कुछ कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न है जो अभी हम आपको करवा लेते हैं। ठीक है, सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह पाया जाता है। सौर मंडल में कितना ग्रह पाया जाता है? टोटल 8 ग्रह पाया जाता है। पहले की अपेक्षा पहले आपका 9 था, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसको शोध करके इसको कहा कि तुम हट जाओ, मैं सौर मंडल में 8 ही ग्रह को मानूंगा। देखिए, हटाने से वैज्ञानिकों थोड़े हट जाएगा, वो घूमते रहेगा, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों को मानना है कि सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह है। ऐसे 9वां ग्रह है आपका प्लूटो ग्रह होता है। क्या होता है? प्लूटो ग्रह है, जिसको हम लोग बौना ग्रह के नाम से जानते हैं। 9वां ग्रह कौन सा है? प्लूटो ग्रह है, जिसको हम लोग बौना ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा? मरकरी हो जाएगा, यानी बुध हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। लाल ग्रह कौन सा हो जाएगा? मंगल हो जाएगा। गुलाबी ग्रह कौन सा हो जाएगा? मंगल हो जाएगा। सांझ का तारा किसे कहा जाता है? या पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? ये शुक्र को कहा जाता है, याद रखिएगा। और भी इससे इंपोर्टेंस वाला भी हम आपको क्लियर करते हैं। नीला ग्रह किसको कहा जाता है? तो हम लोग पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं पृथ्वी को नीला ग्रह? क्योंकि पृथ्वी पर 71% पानी है और 29% स्थल है। तो जिसकी संख्या ज्यादा होगा वैसा दिखाई देगा, मतलब पानी का कोई रंग नहीं होता, दूर से देखिएगा तो नीला दिखाई देगा। ठीक है। और आपके एग्जाम में पूछा जाता है ठंडा ग्रह किसको कहा जाता है? ठंडा ग्रह किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा, ठंडा ग्रह हम लोग वरुण को कहते हैं। किसको कहते हैं? वरुण को। इंग्लिश में दे देगा नेपच्यून। क्या दे देगा? नेपच्यून। तो आप वो सही कर लीजिएगा। अगला नंबर आज आ जाइए, 13 नंबर है, जो कि आपके संविधान से ही पूछा गया है, जो कि आपकी एसएससी जीडी के लिए काफी इंपोर्टेंट है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल से संबंधित है? मतलब देखिए, आपको हम बता दे, पहले क्लियर कर दे, आपके देश में 3 प्रकार से आपातकाल लगाया जाता है। एक आपका राष्ट्र भर में पूरा देश में एगो आपातकाल लगेगा, राष्ट्रीय आपातकाल जिसको हम लोग बोलते हैं। एक आपका वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल मतलब समझ रहे, मुंबई, दिल्ली, ये सब जो जो इंपोर्टेंट है वहां लगाया जा सकता है। या तीसरा होता है राज्य आपातकाल। क्या होता है? राज्य आपातकाल।
मतलब 3 तरह से आपका देश में आपातकाल लगाया जा सकता है। तो वो वित्तीय आपातकाल पूछ रहा है। सेकंड वाला पूछ रहा है वित्तीय आपातकाल कौन सा अनुच्छेद से संबंधित है, तो यह अनुच्छेद 360 से संबंधित है। वित्तीय आपातकाल किससे संबंधित है, यह अनुच्छेद 360 से संबंधित है, याद रखिएगा। वित्तीय आपातकाल किससे संबंधित है, अनुच्छेद 360 से संबंधित है। ठीक है, कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, आगे आ जाइए। निम्न में से कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है। G20 हाल ही फिलहाल में हुआ है, तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे मैं हाल ही फिलहाल में 2023 ईस्वी में भारत में हुआ था। 2023 ईस्वी में कहाँ हुआ था, भारत में आपका G20 हुआ था। अगर 2024 में पूछ दे कि 2024 में कहाँ हुआ था, 2024 में कहाँ हुआ था, तो ये आपका ब्राजील में हुआ था। कहाँ में हुआ था, ब्राजील में। G20 शिखर सम्मेलन ब्राजील में हुआ था। और यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा देश है जो G20 सदस्य का नहीं शामिल है, तो भारत है, उसमें अर्जेंटीना है, जापान है, लेकिन नाइजीरिया नहीं है। कौन सा देश नहीं है, नाइजीरिया। नाइजीरिया आपका G20 का सदस्य नहीं है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है श्वेत क्रांति का जनक कौन है। श्वेत क्रांति का जनक हम लोग किसको कहते हैं, तो किसको कहते हैं, बता सकता है कोई। श्वेत क्रांति का जनक किसको कहते हैं, हम लोग हरित क्रांति का डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहते हैं। श्वेत क्रांति का जनक हम लोग वर्गीज कुरियन को कहते हैं। इससे संबंधित प्रश्न एक आपकी एग्जाम में देखने को मिलेगा, या कॉपी पर नोट कर लीजिए, एक प्रश्न आपकी एग्जाम में देखने को मिलेगा। पूछता है कभी कभी श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा दूध क्रांति, मतलब दूध से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दूध उत्पादन से है। हरित क्रांति का पूछेगा तो फसल यानी गेहूं से है। और नील क्रांति का पूछेगा यानी मत्स्य पालन से है। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे आइए। 16 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है, मतलब जो मानव का खून होता है, जो खून होता है उसका पीएच मान लगभग कितना होता है। ये जीएस से प्रश्न है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो याद रखिएगा लगभग में 7.4 मानव का पीएच मान होता है, मतलब मानव खून का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर आप ये याद कर लेते हैं काफी इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। 17 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। जीरो आवर का शुरुआत किस सदन में हुआ था। जीरो आवर का शुरुआत किस सदन में हुआ था, कोई बता सकता है। जीरो आवर का शुरुआत तो सबसे पहले भारत में हुआ था और आर्यभट्ट ने किया था, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा किस सदन में हुआ था, तो यह विधान परिषद में हुआ था। कहाँ हुआ था, विधान परिषद में जीरो आवर का शुरुआत हुआ था। इस पर ना जाने कितना बहस हुआ था जीरो आवर का शुरुआत करने के लिए। ठीक है, 18 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, देख लीजिएगा। भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है। भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 आपका भारत संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद अनुच्छेद 32। ठीक है, आगे आइए। 19 नंबर सवाल है जो कि आपकी एग्जाम में आ सकता है। कौन सा जैव अपघटनीय कचरा नहीं है। निम्न में से ऐसा कौन सा है जिसे जैव अपघटनीय कचरा नहीं है, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो जैव अपघटनीय कचरा नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपघटनीय कचरा नहीं है, तो वो आपका प्लास्टिक हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में, हाँ किधर गया भाई, हाँ 20 नंबर आपका क्वेश्चन है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है। लोकतंत्र का जननी किस देश को कहा जाता है, तो आप लोग कहेंगे सर जी ये तो भारत राइट आंसर होगा। तो अब सोनमा में कहाँ भारत है, नहीं होगा, भारत नहीं होगा। भले भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन उसको लोकतंत्र का जननी नहीं कहा जाता है। हम लोग किसको कहेंगे, तो हम लोग ग्रीस एक देश है, आप सभी जानते हैं कि ग्रीस को हम लोग क्या कहते हैं, लोकतंत्र का जननी कहते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर आपका जीके का 20 क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। अब हम इसके बाद किसको स्टार्ट करने वाले हैं, तो देख लीजिए कौन सा प्रश्न है। इस संस्कृत नहीं है, अतिथि देवो भव, यह आपका हिंदी है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। उससे पहले आप बताइए कि जीके में 20 में से आपने कितना प्रश्न को सही किया, लगभग कितना, 10-15 सही हुआ होगा, कमेंट में जरूर बताना है। ठीक है, कितना सही हुआ। अगला नंबर प्रश्न है 11, 1 नंबर सवाल है अतिथि देवो भव का सही भावार्थ क्या है। अतिथि देवो भव का सही भावार्थ क्या है, काफी
इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा। अतिथि जो होता है वह देवों का मतलब देवता के, अभावा का मतलब समान होता है। अतिथि किसके समान होता है? देवता के समान होता है। अतिथि किसके समान होता है? देवता के समान होता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उससे पहले अगर आप यहां तक क्लास देखें तो आपको फायदा तो कुछ होना चाहिए ना। तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए और इस पर आप लोग क्या SSCGD लिखकर मैसेज कीजिए। क्या लिखकर मैसेज कीजिए? SSCGD लिखकर मैसेज कीजिए। आपको एक ग्रुप में जोड़ा जाएगा, इधर से एक लिंक भेजा जाएगा। जैसे ही आप इस नंबर सुन लीजिए पहले मेरे बात को, ठीक है। इस नंबर पर जैसे ही आप मैसेज कीजिएगा SSCGD, इधर से एक ग्रुप का लिंक जाएगा SSCGD का, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट बच्चों को जोड़ा जाता है। वहां पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है या PDF रहता है, जो भी क्लास होता है, सबसे पहले आपको वही पता चलेगा। और जो भी वैकेंसी ये सब आता है ना, वही आपको पता चलेगा, ठीक है। तो जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग क्या कीजिएगा? SSCGD लिखकर मैसेज कीजिएगा। अगर आप यहाँ तक क्लास देखे हैं तो जरूर जुड़ेंगे, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट क्लास लग रहा है, ठीक है। तो जरूर जुड़ेंगे। आगे आ जाइए। 2 नंबर सवाल है, निर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा ऐसा है जो निर का पर्यायवाची नहीं है? तो जल नीर का हो जाता है, पानी नीर का हो जाता है, तो ही पानी का यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तो अग्नि नीर का नहीं होगा। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो देखा ना जा सके उसके लिए सही शब्द क्या है? तो जो देखा ना जा सके उसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? अदृश्य हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो देखा ना जा सके उसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? अदृश्य हो जाएगा। याद रखिएगा। 4 नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? नरम हो जाएगा। कठोर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? नरम हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कठोर का विलोम क्या होगा? नरम हो जाएगा। कठोर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? नरम हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोग भी हिंदी में जवाब दीजिएगा। लास्ट में पूछेंगे आपने कितना प्रश्न सही किया। नाक में दम करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? नाक में दम करना यानी बहुत परेशान करना। ये ना कि नाक में दम कर रहा है तब नाक में कुछ नहीं, उसका मुहावरे का अर्थ होगा बहुत परेशान करना। नहीं कहता कि नाक में दम कर दिया यानी बहुत परेशान कर दिया। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, ये संधि विच्छेद से, तो देख लीजिएगा। विद्या का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो यह अविच्छेद है, इसका कोई संधि विच्छेद नहीं होगा। कैसे बांटिएगा? ये विद प्लस क्या कीजिएगा? भले आपको लग रहा है कि मिलकर विद्या बनेगा, लेकिन नहीं बनेगा। ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। विद्या कोई का संधि विच्छेद होगा ही नहीं, यानी अविच्छेद है, खत्म। 7 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, जो कभी न मरे। जो कभी न मरे उसके लिए सही शब्द क्या होगा? जो कभी न मरे उसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो कभी न मरे उसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? अमर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 8 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है, राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कर्म क्या है? राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कर्म कौन है? कर्ता ने कर्म को, रावण को मतलब कर्ता ने कर्म को, तो रावण को यहाँ पर कर्म को कह रहा, तो कर्ता ने तो राम हो जाता, कर्ता पूछता तो कर्म को मतलब रावण को। इस प्रकार से आप पकड़िएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 9 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है, बालक पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें कौन सा काल है? बालक पुस्तक पढ़ रहा है मतलब अभी पढ़ रहा है, यानी वर्तमान काल में पढ़ रहा है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 10 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आता है, नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? नीलकंठ शब्द में आपका कौन सा समास है? याद रखिएगा। जिसमें भगवान का नाम आ जाए वह आपका बहुब्रीहि हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको बता रहा हूं कि भगवान का नाम, मतलब ज्यादातर एक चांस बनता है कि जो भगवान का नाम रहेगा वो बहुब्रीहि हो जाएगा। जैसे में नीलकंठ कह दिए, चक्रपाणी हो जाएगा, विष्णु हो जाएगा, ये सब कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऐसे तो आपको सब कुछ जानना इंपॉर्टेंट है। द्वंद्व में बीच में ऐसे लगा रहेगा जैसे माता, माता पिता, तो बीच में आपका हिलंत लगा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। इस प्रकार से आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। 11 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आता है, जो पढ़ने योग्य हो उसके लिए सही शब्द क्या होगा? जो पढ़ने योग्य हो उसके लिए सही शब्द क्या होगा? पठनीय होगा। ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जो पढ़ने योग्य हो उसको क्या कहेंगे? पठनीय हो। जो लिखता है उसको क्या कहते हैं? लेखक कहते हैं। जो 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 पढ़ाता है उसको क्या कहेंगे? बताइए, जो पढ़ाता है उसको क्या कहेंगे? टीचर। चलिए,
बहुत कम बोलने वालों के लिए एक शब्द को हम लोग क्या कहेंगे? बहुत जो कम बोलता है उस बहुत कम आदमी को बोलना ही चाहिए। हम लोग ज्यादा क्यों बोलेंगे? जब जरूरत है तो ज्यादा बोलेंगे, ठीक है? तो कम बोलने वालों के लिए हम लोग क्या कहते हैं? मितभाषी कहते हैं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कम बोलने वालों के लिए सही शब्द क्या है? मितभाषी। और जो ज्यादा बोलता है उसके लिए क्या हो जाएगा? वाचाल हो जाएगा। जो ज्यादा बोलता है उसके लिए कौन सा शब्द? वाचाल हो जाएगा। जो कम बोलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मितभाषी बोलते हैं। क्लियर है? 13 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है। सूरदास किस रस के कवि माने जाते हैं? सूरदास किस रस के कवि माने जाते हैं? तो यह भक्ति रस के कवि माने जाते हैं। कौन सा? भक्ति रस के कवि माने जाते हैं। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्टेड हो जाएगा, याद रखिएगा। 14 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है। इसको आसानी से देख लीजिएगा। उत्कृष्ट शब्द का विलोम क्या है? उत्कृष्ट शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? उत्कृष्ट यानी उसका उल्टा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? निकृष्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आ सकता है। आंखों का तारा मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंखों का तारा मुहावरे का सही अर्थ क्या है? प्रिय व्यक्ति, मतलब किसी का आंख का तारा मतलब उसका बहुत पसंद आ रहा है, यानी प्रिय व्यक्ति हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपकी एग्जाम में 16 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है। सिंहासन शब्द में कौन सा समास है? सिंह प्लस में आसन। सिंह प्लस में आसन यानी यहाँ पर दोनों का अर्थ हो जा रहा है, तो जिसमें दोनों का अर्थ हो जाए वह आपका तत्पुरुष समास हो जाता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है। जो क्षमा की योग हो उसके लिए सही शब्द क्या हो? तो क्षमा, क्षम्य हो जाएगा। जो क्षमा की योग हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्षम कहेंगे। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर आपका सवाल है। बालिका विद्यालय जाती है बालिका विद्यालय जाती है, इसमें कर्ता कौन सा है? बालक विद्यालय जाता है, बालिका विद्यालय जाता है, इसमें कर्ता कौन सा? बालिका। कर्ता ने कर्म को, मतलब कर्म कौन कर रहा है? बालिका कर रही। विद्यालय मतलब कौन जा रहा है? बालिका जा रही। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है। नीति शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पर्यायवाची का मतलब है उसको और हम लोग क्या बोल सकते हैं? नीति मतलब हमारा नीति है यानी हमारा नियम है। ये ऑप्शन, सॉरी, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर आपका सवाल है। दिन रात में कौन सा समास है? बीच में आपका क्या लगा हुआ है? योजक चिन्ह लगा हुआ है। बीच में आपका कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? योजक, योजक चिन्ह लगा हुआ है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह लगा है तो वह कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग ईमानदारी पूर्वक जवाब दीजिएगा। आपका हिंदी में 20 में से कम 15 तो सही होना चाहिए। अब 15 भी नहीं सही हो रहा है तो आप अच्छे से पढ़ाई नहीं किए हो। अब जो भी समय बचा है उसमें दिन और रात लगा दीजिए, रिजल्ट आपका ही होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर मैथ भी इस वीडियो में अगर हम लोग करवा देते हैं तो वीडियो काफी लंबा होगा जिसे आप देख नहीं पाओगे। इतना लंबा तो आप देख नहीं पाओगे। यही वीडियो लगभग आधा घंटा का हो गया, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। कल फिर आएगा मैथ का क्लास, स्पेशल मैथ का आएगा। क्या दिक्कत है? मैथ में तो हम लोग गलता गलता करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और जाते जाते आप लोग बाबू सब्सक्राइब नहीं किए हो, बार बार मैं रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ, चैनल को क्या कर लीजिएगा, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको क्लास कैसा लगा एक कमेंट में जरूर बताना है। ठीक है, जय हिंद।